जय हिंद फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग है उनको कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है और किस प्रकार से प्रभावित करता है। आज हम लोग जो मुख्य रूप से इस सेशन में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा कि अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला कारक है अभिकारक का सांद्रता। पहला है अभिकारक का सांद्रता। तो हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग को अभिकारक का सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हम लोग जो है अगर इसको समझने का कोशिश करें तो समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो अब अभिक्रिया का जो वेग होगा, आप जितना अभिकारक का सांद्रता को अधिक रखिएगा और दाब को अधिक रखिएगा, उतना ही तेज़ी से आपका अभिक्रिया का वेग होगा, उतना ही ज़्यादा वेग होगा। तो हम लोग अगर लिखें, इसको लिख देंगे अभिकारक का सांद्रता एवं दाब जितना अधिक होता है, अभिक्रिया का वेग उतना ही तेजी से होता है। जितना अभिकारक का सांद्रता रहेगा, दाब रहेगा, उतना ही तेजी से रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक ना। तो अगर हम लोग इसको समझने का कोशिश करें तो इनके ऊपर हम लोग विचार कर सकते हैं। तो जैसे कि एक ले लीजिए, ए प्लस बी कोई अभिकारक है, ये दोनों मिलके आपस में सी बनाता है, सी प्रोडक्ट बनाता है। अगर मान लीजिए इसका रस समीकरण मितीय गुणांक ए है और जो बी का बी है और इनका सी है, तो अब इस सी बनने में जो वेग होगा वह किस प्रकार से होगा। तो अगर हम लिख सकते हैं इसको, सी बनने का वेग इस समानुपात हो जाएगा ए टू द पावर सांद्रता ए का और बी टू द पावर सांद्रता बी का। अगर हम लोग इन्हीं को समानुपात को हटाएंगे तो के आ जाएगा उसके जगह पे, और ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। ये आपका के वेग स्थिरांक होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर सी बनने का वेग का चर्चा करें तो अगर आपका जो अभिकारक का सांद्रता अगर जितना ज़्यादा होगा, बढ़ाएंगे, तो जो आपका सी बनने का वेग होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग सांद्रता को घटाते हैं तो जो आपका सी बनने का वेग है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना। तो इसी के आधार पे हम लोग बोल देते हैं कि अगर अभिकारक का सांद्रता एवं दाब जितना ही अधिक होगा, उतना ही जो है अधिक इसका अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर जो है हम लोग नंबर दूसरा का बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। हम नंबर दूसरा का बात करते हैं। तो नंबर जो दूसरा है वह ताप प्रभावित करता है अभिक्रिया का वेग को। तो आपका ताप जितना आप ज़्यादा कीजिएगा तो अभिक्रिया का वेग जो है उतना ही तेज़ी से संपन्न होता है। नंबर दूसरा जो है, अब ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ताप नंबर दूसरा है। तो ताप क्या करता है, अभिक्रिया का वेग को, अगर हम ताप को जितना ज़्यादा रखेंगे आपका अभिक्रिया का वेग जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिख देंगे इसको, ताप जितना बढ़ाते हैं अभिकारक के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है, यानी हम लोग जितना ताप बढ़ाएंगे और जो मेरा अभिकारक वहाँ पे होगा, आपस में वह रासायनिक जो अभिक्रिया जो होगा वह तेज़ी से प्रारंभ कर देगा।
तो यहाँ प्रतिफल जो बनाने का प्रोसेस होगा वह क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ताप भी क्या कर रहा है, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित कर रहा है। क्यों, कैसे, तो ताप जितना बढ़ा रहे हैं अभिकारक का बीच में जो अभिक्रिया हो रही थी वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनसे हमको स्पष्ट होता है। और इसमें एक मज़ेदार पॉइंट बताते हैं हम आपको कि मोटे तौर पर अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अगर हम लोग जो अभिक्रिया करा रहे हैं वह जिस ताप पे हो रहा है उसमें हम लोग 10 डिग्री का अगर वृद्धि कर देंगे, 10 डिग्री बढ़ा देंगे, तो जो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था वह दुगुना वेग से होने लगेगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग या जो दुगुना वेग से हो रहा है तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं ताप गुणक भी कहते हैं। इन्हीं को ताप गुणक भी कहते हैं। और ताप गुणक बराबर एक फॉर्मूला होता है, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक अब बटे हो जाता है T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। तो इसी प्रकार से ताप जो है अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है अब देखेंगे कि अगला कौन सा कारक है जो अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता है। तो अगला कारक जो होगा वह उत्प्रेरक होगा। चलिए ले लिए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अगला टर्म का। तो नंबर जो तीसरा है आपका उत्प्रेरक हम लोग देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित किस प्रकार से करता है। हम लोग सब जानते हैं उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया तीव्र वेग से हो रहा है यानी तेज़ी से हो रहा है उसको मंद भी कर सकता है, और जो उत्प्रेरक क्या करता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया एकदम तीव्र वेग से हो रहा है उसको तेज़ किया, और जो तेज से होगा उसको कम कर देगा। तो यहाँ पे जो है उत्प्रेरक भी अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करेगा, ठीक ना। तो अगर किस प्रकार से करेगा तो हम लोग देखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग को बढ़ाना और अभिक्रिया का वेग को घटा देना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग को बढ़ाया घटा सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। ये उत्प्रेरक का कार्य होता है। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम लोग कहते हैं कि आप क्या कीजिए, शुद्ध और जो है शुष्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके आपस में रिएक्शन कराइए, ठीक ना। अब जब रिएक्शन कराइएगा तो कई वर्ष बीत जाएगा, इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्लेटिनम जो है उनका चूर्ण को लेके उसमें अल्प मात्रा में मिला देंगे, तो जो आपका कई वर्ष में रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी वह तुरंत संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम क्या कर रहा है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, उसको मोटिवेट करने का कार्य कर रही है, ठीक ना। तो अगर हम लोग जो है एग्जाम्पल में समझें तो अभी हम आपको बोल रहे थे कि शुद्ध एवं शुष्क हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को आप ले लीजिए। तो अब जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया कराइएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वह कई वर्ष लगेगा इसको अभिक्रिया संपन्न होने में। लेकिन इन्हीं में हम लोग क्या करेंगे, अगर H2 + O2 ये जो है अभी उत्प्रेरक नहीं रखे हैं यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे H2O जो है कई वर्ष लगेगा बनने में, कई वर्ष
बीत जाता है। लेकिन इसी में अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक प्लेटिनम धातु का अल्प मात्रा डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें थोड़ा सा आप क्या कीजिए, Pt को डाल दीजिए, तो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया H2O बन रहा था वह एकदम तेज़ी से होना प्रारंभ हो जाएगा, तुरंत संपन्न हो जाएगा। इसी के जैसा जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया को वेग जो है बाबू बढ़ा दिया, कौन, प्लेटिनम। तो यही प्लेटिनम जो है, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं उत्प्रेरक। तो किस प्रकार से उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रभावित किया, तो कोई ऐसा उत्प्रेरक होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देता है, और कुछ ऐसा भी अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। कि जैसे कि इसी में एक होता है H2O2, ठीक। अगर हम लोग इसको विघटित करेंगे या अपघटन करेंगे इसका, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने का कोशिश करेंगे, तो अब ये जो प्रोसेस है H2O + O2 बनता है, ठीक ना। तो अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को संपन्न होने में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगा ये तेज़ी से हो जाता है, तुरंत संपन्न हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्लिसरॉल मिला देंगे। क्या मिला देंगे, ग्लिसरॉल। तो जैसे ही मिलेगा ग्लिसरॉल, तो ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वह मंद तरीका से होने लगेगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है किस प्रकार से किया कार्य, ग्लिसरॉल, यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वह उत्प्रेरक का कार्य किया। ये रासायनिक अभिक्रिया तो धीमी गति से हो रहा था, इसको प्लेटिनम तेज कर दिया। अब ये पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो विघटित हो रहा था तेज़ी से, वह क्या कर दिया, अब ग्लिसरॉल जो है उसको धीमी गति से अपघटित करेगा, वो विघटित करेगा उसको, ठीक ना। तो ये भी जो है अभिकारक का वेग को प्रभावित करता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट का बात करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अब हम लोग जो है अगला स्टेप अगला देखते हैं। अगला नंबर है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। ये विकिरण भी जो है अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता है, लेकिन अब किस प्रकार से करेगा उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे कि आप एक हाइड्रोजन ले लीजिए और प्लस में क्लोरीन को ले लीजिए। अगर आप इसको, इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराइएगा अंधेरा में, तो आप देखिएगा ये जो HCl बनेगा यहाँ पे वह धीमी गति से बनेगा, धीमी गति से बनता है, मतलब धीरे धीरे बनेगा। लेकिन इसी का जस्ट अगर हम लोग H2 + Cl2 को हम लोग सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में कराएंगे, सूर्य के प्रकाश के अगर हम लोग उपस्थिति में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, तो हमको देखने के लिए मिलता है कि जो आपका H2Cl2 यहाँ पे अंधेरा में धीमी गति से बन रहा था, यहाँ पे आपका जो HCl बन जाएगा वह तेज गति से बनता है, एकदम तेज़ी से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाता है, तेज गति से बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग को विकिरण का भी प्रभाव यहाँ क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग का एक और बचता है, हम लोग उसको भी पढ़ ही लेते हैं, तब आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो अगला है अभिक्रिया या अभिकारक, अभिकारक का प्रकृति। इसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ लेंगे। तो अगला है अभिकारक की प्रकृति, ठीक ना। तो अगर हम लोग अभिकारक का प्रकृति के बारे में बात करेंगे, तो ये भी अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता है। कि जैसे कि हम लोग इसका अगर एग्जाम्पल में समझने का कोशिश करें, तो जैसे कि सोडियम जो धातु है, अगर हम लोग साधारण ताप पर भी अगर हम लोग उनको जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो वह पटाख से उसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग वही ताप पे मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो वह धीमी गति से होता है। तो इसी प्रकार से अभिकारक का प्रकृति भी जो है अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि आपका